स्टूडेंट्स, आज हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करनी है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है। पहले हमने ऑलरेडी दो जो मॉडल्स आए थे वो स्टडी किए थे। पहला था ड्रॉबिनियर ट्रायड और दूसरा था न्यूलैंड एंड ऑक्टेव थ्योरी। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स न्यूलैंड ने जो दिया था। तो हमारे पास अब जो थर्ड आया है वो है हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो फिर ये भी बाद में हो तो डिस्कार्ड गया था, लेकिन इससे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल ही बना था। ये इसका ही आइडिया था जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया था। पहला है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। था क्या, मेंडलीव एक साइंटिस्ट का नेम था, तो उसके नेम से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बन गया। इसने क्या किया था, इसने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब मासेस के बेसिस पे एक्स होता है जैसे ए टू जेड, इसके बेसिस के ऊपर इसने सारे एलिमेंट्स को क्या किया था, अरेंज कर दिया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीरियोडिक मासेस, सॉरी एटॉमिक मासेस के बेसिस पर इसने सारे एलिमेंट्स की ना अरेंजमेंट कर दी थी। अरेंजमेंट करने के बाद इसने देखा कि हर एक एलिमेंट एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर अपनी पीरियोडिक जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल या फिजिकल, वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट आफ्टर ए सर्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे आर रिपीटिंग देयर प्रॉपर्टीज़। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिपीट हो रही थी। तो उन्हें पता लग गया कि जो एटॉमिक मासेस हैं उससे वो ही पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मासेस ही क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हर एक एलिमेंट की हमें पता है अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। बस मेंडलीव ने क्या किया था ना, सबको जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, इस तरह से ना हर एक को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। जब उसने एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया ना, तो उसने देखा भी एक ही जो ग्रुप में, जैसे हम कहते हैं जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, हमने उसमें क्या देखा था कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स लाई करते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, इन सब का क्या है, सेम प्रॉपर्टीज़ है। तो उसने भी यही काम किया था कि उसने देखा कि जब मैंने सबको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो भी एक ग्रुप में लाई कर रहे हैं, मतलब इस तरह से एक वर्टिकल रो में लाई कर रहे हैं, तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम थी। ओके, दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज़। तो उसने उस एट दैट टाइम तो उसे पता लग गया कि एक, अब देखो मैंने काउंटिंग लिखी है वन, अब आपको सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जब मैंने 9 लिखा ना तो 1 के नीचे आ गया, तो मैं कहूँगी 1 और 9 की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। ये कहना चाह रही हूँ मैं आपको। बस यही मेथड उसने क्या किया था, अपने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में यूज़ किया था। उसने इस तरह से एलिमेंट को अरेंज कर दिया भाई, एक लाइन में 8 एलिमेंट की अरेंजमेंट कर दी। जो 9th एलिमेंट आया उसने कह दिया अगर वो 1 के नीचे है ना 9, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम है। फिर उसने क्या किया, दोबारा से इस तरह से कंटिन्यू किया एलिमेंट की प्लेसिंग अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। तो जब 17 आया वो 9 के नीचे आ गया। 17 किसके नीचे आया, 9 के। उसने कह दिया कि 1 9 और 17 इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। तो इससे उसे सिमिलैरिटी पता लगी। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी अगर सिमिलर है तो उसने कहा ये तीनों एक ही ग्रुप में लाई कर रहे हैं। बस यही मेथड उसने फॉलो किया और सारा अपना जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसे बिल्ड कर दिया। उसने क्या किया, उस एट दैट टाइम ना 63 एलिमेंट उसके पास नोन थे। तो उसने 63 एलिमेंट्स को ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेसिंग स्टार्ट कर दी। उसने ही ग्रुप्स और पीरियड्स, जो हम कहते हैं कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसे हम ग्रुप कहते हैं इस तरह से, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो उसी तरह से उसने क्या की, इसकी अरेंजमेंट स्टार्ट कर दी। ओके, जब उसने इसकी अरेंजमेंट स्टार्ट की तो उसे पता लग गया कि ये सारे अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है, रिपीट कर रहे हैं। तो उसने अब अरेंजमेंट में कैसे किया, अब ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया। ठीक है, उसके पास यहाँ पे 63 एलिमेंट्स पड़े हैं, टोटल 63 पड़े हैं। उसने एक एलिमेंट उठाया,
उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, उसका ऑक्साइड बनाया, उसका हाइड्राइड बनाया, फिर उसको कॉपी पर लिख लिया, फिर दूसरा उठाया, उसका ऑक्साइड बनाया, हाइड्राइड बनाया, उसको कॉपी पर लिख लिया, फिर इस तरह से उसने सबका 63 एलिमेंट्स के ऑक्साइड हाइड्राइड्स बनाकर फिर देखा, अच्छा इसका और इसका मैच हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों कहाँ आएंगे, एक ही ग्रुप में लाई कर दो, इसको यहाँ पे रख दो। फिर देख लिया उसने कि एटॉमिक मास किसका ज़्यादा, वे कर लिया, उसने देखा इसका एटॉमिक मास कम है, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो अगर मान लो ये कोई एक्स है और ये कोई वाई है दूसरे वाला, तो उसने देखा अच्छा एक्स का कम है, ठीक है, तो एक्स को ऊपर लिख दिया, वाई का ज़्यादा है तो वाई को नीचे लिख दिया, ठीक है। इस तरह से उसने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कर दी। एक्चुअली मेंडलीफ ने ही ये ग्रुप और पीरियड्स वाला जो वर्ड था ना, इसने ही लेके आया था ये। फिर इसने कहा कि इसमें 8 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, 8 क्या है, ग्रुप्स हैं, और 7 क्या है, पीरियड्स हैं। 8 हमारे पास ग्रुप है और 7 पीरियड्स हैं। तो इसने इस तरह की वर्टिकल अरेंजमेंट बनाई। तो इसने इसके 2 मेन पॉइंट थे। इसने एक तो कहा था कि हर एक गैप के बाद, हर एक पीरियड जो भी पीरियोडिक फंक्शन है एक गैप के बाद क्या है, रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। और जो न्यूलैंड की ऑक्टेव की थ्योरी थी उसमें था कि 8th एलिमेंट के बाद रिपीट होगा, बट इट इज़ नॉट सो। तो उसने 2 मेन पॉइंट्स ध्यान में रखे, सिर्फ मेंडलीफ के 2 मेन थे कि उसने एलिमेंट की अरेंजमेंट करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जो उसने रूल बनाया था पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। फिर ग्रुपिंग टुगेदर करनी है ऑफ एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी हैं उसकी ग्रुपिंग क्या कर दो, टुगेदर कर दो। बस ये 2 प्रॉपर्टीज़ थी जिसने उसने ध्यान में रखी, और क्या सब सारे का सारा पीरियोडिक टेबल फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट केम्स, तो जो मेंडलीफ था उसने ना अपने पीरियोडिक टेबल में ना, एक आपको बात ध्यान रखनी है कि ना उसने पीरियोडिक टेबल में ना कुछ गैप्स छोड़ दिए थे। वो गैप्स एक्चुअली उसने क्यों छोड़े थे, क्योंकि उस टाइम पे वो वहाँ पर जो भी एलिमेंट फिल करना था वो नोन नहीं था, और जो उसके पास नोन थे ना वो उसके पीरियोडिक जो भी प्रॉपर्टीज़ थी केमिकल या फिजिकल उनके ऊपर फिट नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे गैप्स का मतलब क्या है, ये यहाँ पे देखो ये गैप है ना, इसमें दोनों में गैप छोड़ा हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रही हूँ यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है। एक्चुअली में गैप इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट आने थे वो उस टाइम पर नोन नहीं थे, और जो भी नोन थे उनकी पीरियोडिक फंक्शन मैच, उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं हो रही थी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मैच ना होने की वजह से उन्होंने इसको क्या किया, वेकेंट ही छोड़ दिया कि जब भी वो नॉन एलिमेंट होंगे उन यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो उसने इनको एक पर्टिकुलर नेम दिया। उसको पर्टिकुलर नेम क्या दिया, एक का बोरोन एंड एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन, ये नेम दे दिया उसने। उसने ये नेम इसलिए दिया, एक का एक संस्कृत का वर्ड था जिसका मीनिंग ये था कि जो भी एलिमेंट इसके यहाँ पे फिल होगा, मान लो यहाँ पे 44 जो मार्क किया हुआ है, 44 पर जो भी एलिमेंट फिल होगा उसकी प्रॉपर्टी ना बोरोन के साथ मिलेंगी, मैच होंगी। तो जब भी ये प्रॉपर्टी मैच होंगी तो उसे पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर्टी ये क्या है, एक का बोरोन है। तो बाद में जब फाइंड किया गया कि बोरोन के बाद हमें अब पता है कि एल्यूमिनियम आता है, तो उन्होंने कहा कि एक का जो बोरोन है वो एक्चुअली में क्या है, एल्यूमिनियम है। एक का बोरोन क्या है, एल्यूमिनियम है। तो एक का एल्यूमिनियम क्या हो गया, एक का एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम के बाद आता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के बाद कौन सा आएगा, स्कैंडियम। वहाँ पे जो जो एक का एल्यूमिनियम बोरोन के बाद आता है स्कैंडियम, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे वेकेंट है, ठीक है, वेकेंट है, तो वो बोरोन और टिटेनियम के आगे कौन सा आएगा, स्कैंडियम आता है, हमें पता है स्कैंडियम। तो एक का बोरोन क्या हो गया, स्कैंडियम। एल्यूमिनियम के नीचे क्या होता है, हमने वो पीरियोडिक टेबल की ट्रिक की थी, Ga था, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के बाद कौन सा आता है, गैलियम। तो वो क्या हो गया, एक का एल्यूमिनियम। गैलियम को एक का एल्यूमिनियम बोलते हैं, ये आपको 1 वर्ड में पूछा जा सकता है।
कि एक का बोरोन किसको कहते हैं और एक का एल्यूमिनियम किसको कहते हैं। तो एक का एल्यूमिनियम है गैलियम और एक का बोरोन है स्कैंडियम और एक का सिलिकॉन है जर्मेनियम। और सबको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर उसने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस रख दिया। अब आप यहाँ पे देखो कैसे कह रहा है वो एटॉमिक मासेस। वेट देखो 7, 9.1, 11, 12, 13, 14, 16, 19 इस तरह से एटॉमिक मासेस पे रखा है। ए के ऊपर ये जो ए होता है ना इसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया और जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उसको कहाँ पे प्लेस कर दिया, इस पोजीशन पे रख दिया कि ग्रुप 8। स्टूडेंट्स नेक्स्ट केम द मेरिट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स की मेरिट्स क्या थी, ठीक है। पहले तो मेरिट ये थी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने लॉ प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट दैट हैज़ नॉट प्रिडिक्टेड एट टाइम। मतलब कि उसने ना पहले ही बता दिया था कि कुछ और एलिमेंट्स होंगे जिन्हें हम प्रिडिक्ट करेंगे, जैसे कि गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम, जिसकी उसने पहले ही ना स्पेस वहाँ पर रख दी थी कि उसे पहले ही पता था कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें अननोन है। तो ये उसकी मेरिट थी कि उसने धक्के से ऐसे कुछ भी एलिमेंट बीच में नहीं डाले, कुछ ना कुछ स्पेस वहाँ पे छोड़ दी कि बाद में हमें इस जैसे सिमिलर एलिमेंट्स मिलेंगे तो हम वहाँ पे रख देंगे। Next came the Mendeleev periodic table could predict the property of several elements on the basis of the position of periodic table। मतलब कि अगर हम देखो यहाँ पे देखो, अगर हम लिथियम का सारी प्रॉपर्टीज़ याद कर लेते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि ये सारे एलिमेंट्स इसके नीचे पड़े हैं, इसके ग्रुप में लाई कर रहे हैं, तो हम अगर अकेले लिथियम की स्टडी कर लेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा कि बाकियों की भी सेम ही होगी। अगर लिथियम के अकेले की स्टडी कर लेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा कि बाकी की भी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सिमिलर ही होंगी। तो एक का एल्यूमिनियम और एक का बेरियम, बोरॉन, जो भी एलिमेंट्स हमें नहीं पता थे तो हमें वहाँ से पता लग गया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होंगी। हाँ, तो फिर आया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने ना अकोमोडेट किए नोबल गैसेस व्हेन दे डिस्कवर। मतलब कि उसने पहले ही बता दिया था कि अगर नोबल गैसेस वगैरह जैसे कुछ भी होंगे वो अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं, तो वो सेपरेट आउट नहीं होती। तो उसने पहले ही बता दिया कि जो नोबल गैसेस है ना वो केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं, वो रिएक्टिव नहीं होती, वो सेपरेट ग्रुप में हम प्लेस कर देते हैं और वो क्या होती हैं, अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं। पीरियोडिक टेबल में इस तरह से रख दिया था, नोबल गैसेस के लिए पहले ही प्लेस छोड़ दी थी। अब कुछ लिमिटेशंस आई जिस वजह से ये डिस्कार्ड हो गया। लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशन पहली लिमिटेशन ये थी कि उसने पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं किया था। पहले तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं ए टू जेड, हम इस तरह से लिखते हैं, जिनका ए क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब कि मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हमें पता है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो हमें पता है कि इसके आइसोटोप्स हमें नहीं पता। ओके, तो अगर हमें इसके आइसोटोप्स नहीं पता तो हमने क्या किया, इन दोनों की पोजीशन क्या है डिफरेंटली डिटरमाइन कर दी। तो जब इसे सेम ग्रुप में हमने, इन्होंने कहा क्या कहा भी, वो कहता है कि इसको ना सेम ग्रुप में रख दो।
होने तो दोनों सेम ग्रुप में ही चाहिए थे ना। मेंडलीफ के अकॉर्डिंग भी क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 वो कहता सेम ग्रुप में रख दो, लेकिन इसने क्या किया था, दोनों को डिफरेंट में रख दिया। अब वो हैं दोनों आइसोटोप, अगर आइसोटोप हैं तो सिर्फ उनका क्या मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है। अगर मास नंबर डिफरेंट है तो उसको अलग अलग रख दिया उसने, क्या किया ना, उसने कहा पहले 35 को यहाँ पे रख दिया, फिर 36 रख दिया, फिर 37 रख दिया। लेकिन वो कहते हैं ये दोनों क्लोरीन है भाई, इसको सेम प्रॉपर्टी के हैं तो दोनों को इकट्ठा रख दे। वो कहता नहीं मेरा तो रूल ही नहीं है। तो ये उसकी क्या हो गई लिमिटेशन, दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन दोनों अलग अलग बॉक्स में चले गए। तो ये मेंडलीफ इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये उसकी क्या होगी लिमिटेशन हो गई। Next came the wrong order of atomic masses of some of the element could not explain. अब कुछ रॉन्ग ऑर्डर थे, रॉन्ग ऑर्डर मैंने आपको पहले ही दिखाया था ऊपर स्टार्टिंग में कि जो कोबाल्ट है और निकल है, दोबारा देख लो, वेट, ये देखो कोबाल्ट है और निकल है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है और निकल का एटॉमिक मास कम है, तो कोबाल्ट को उसने पहले प्लेस किया, निकल को उसने बाद में प्लेस किया ना। तो यहाँ से उसे पता लग गया कि कोबाल्ट का क्या होना चाहिए एटॉमिक मास, कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, ज़्यादा है तो पीछे होना चाहिए, निकल को आगे होना चाहिए। लेकिन वैसे भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, रॉन्ग ऑर्डरिंग कर दी ना उसने। तो रॉन्ग ऑर्डरिंग की वजह से वो भी उसकी क्या बन गई, एक लिमिटेशन हो गई। ओके, यहाँ पे यही सब लिखा गया है कि हायर एटॉमिक मास शुड कम लेटर, और जो लोअर एटॉमिक मास है उसे पहले रखना था अकॉर्डिंग टू द मेंडलीफ। बट ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई द कोबाल्ट इज kept बिफोर द निकल। कोबाल्ट का 58.9 है और निकल का 58.7 है, तो कम होने की वजह से भी पीछे है। वाई इट इज़ सो, वो उसे नहीं एक्सप्लेन कर पाया। फिर हाइड्रोजन की प्लेस को अच्छे से डिटरमाइन नहीं कर पाए। वो कहते जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टीज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल के भी सिमिलर है और हैलोजन से भी सिमिलर है। अल्कलाइन अर्थ मेटल से भी सिमिलर है और हैलोजन से भी सिमिलर है। क्यों? जिस तरह से हैलोजन्स क्या होते हैं, बनाते हैं हाइड्राइड्स। देखो जिस तरह से हैलोजन्स ने हाइड्राइड्स बनाए हैं NaCl, ठीक है, उस तरह से वो कहते हैं हाइड्रोजन भी हाइड्राइड्स या कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसने Na से रिएक्ट किया, O से सल्फर से, उसी तरह हाइड्रोजन ने भी सारे कंपाउंड से रिएक्ट कर दिया। और वो कहते फिर तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसा हो गया। लेकिन बाद में जब स्टडी की तो जिस तरह से F2Cl2 Br2 एग्जिस्ट करते हैं उस तरह से हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया, और वो मेटल के साथ आयनिक कंपाउंड बना रहा था और नॉन मेटल के साथ कोवलेंट कंपाउंड बना रहा था। वो कहते हैं ये कंफ्यूजिंग प्रॉपर्टी हो गई किसकी, हाइड्रोजन की, ड्यू टू विच वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द Mendeleev periodic table, that we are not able to define the position of the hydrogen in the Mendeleev periodic table। तो correct position भी explain नहीं कर पाए। तो अब क्या था, अब उसने मेंडलीफ ने तो एक्चुअल में क्या किया था, सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर रख दिया था। लेकिन अब वो हाइड्रोजन की जो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब एक फंडामेंटल एलिमेंट है, उसकी ही पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर पाया, तो वो भी डिस्कार्ड हो गया। इन कारण के कारण ड्यू टू ऑल दीज रीजंस मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल गेट डिस्कार्ड्स। तो एलिमेंट फिर मेंडलीफ को ना नील बोहर ने क्या किया था, आगे यूज़ करके ना इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था और एक नया पीरियोडिक टेबल बना दिया था। तो हमें पता लग गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस से ही डिटरमाइन किया जा सकता है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को, और उसे ही यूज़ करके नील बोहर ने एक न्यू मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया था। इस सारी एबनॉर्मेलिटीज़ को सॉल्व कर दिया था नील बोहर ने। होप सो आपको इतना लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके।